अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और जी वो लम्हात हमारी खुशी की इस वक्त इंतहा नहीं है क्योंकि चंद रोज़ दूर है रमज़ान मुबारक। 2 हफ्ते की बात है जी। फिर यकीनन ये महीना जो बहुत सारी बरकतें और फजीलतें हमारे लिए लेके आता है, यकीनन इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी और सेहत आपके और हमारे सामने होगा। लेकिन इस वक्त अहम बात यह है कि हम सब रमज़ान की तैयारी कैसे कर रहे हैं। हमारे लिए इस तैयारी का मतलब है कि फ़ौरी तौर पर इफ्तार और सहरी के जो मुख्तलिफ लवाजमात हैं उसकी शॉपिंग कर ली जाए। फ्रोज़न आइटम्स हैं तो वो ख़रीद लिए जाएँ। कुछ ज़्यादा समझदार होशियार ख़वातीन हैं तो वो ईद के कपड़ों की ख़रीदारी भी पहले कर रही हैं कि आगे पता नहीं कितना रश लग जाए। अगर आपका ताल्लुक़ किसी बिज़नेस से है तो फिर आप आने वाले इम्प्लिकेशन के लिए तैयार कर रहे हैं कि जी आपकी ईद कलेक्शन, आपकी रमज़ान कलेक्शन कपड़ों की कैसे होगी, किन चीज़ों पर सेल लगेगी। लेकिन बहरहाल जी ये बात सब लोग मानते हैं कि रमज़ान के महीने में जितनी ख़रीदारी और बिक्री होती है तो सबका फोकस शायद पैसों की तरफ होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम वेस्ट की तरफ देखते हैं जहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी के लिए वो आसानियाँ पैदा करते हैं, चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं बजाय इसके कि हम इसको एक ख़रीदारी का सीज़न देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाएं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए रमज़ान के महीने में ज़्यादा आसानियाँ हम क्यों नहीं करते। हर रमज़ान कीमतें बढ़ती हैं और वो कीमतें कभी नीचे नहीं आती। चाहे शरबत हो, खजूर हो, आटा हो, दाल हो, ऐसा लगता है कि इंसान के लिए मुश्किलें होंगी। और इस वक्त तो हम एक सियासी क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं। तो देखना ये है कि ये रमज़ान हमारे लिए क्या नवीद लेके आता है। लेकिन एक दफ़ा फिर लेट्स ब्रिंग आवर फोकस बैक टू द रियल थिंग्स, यानी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटें, ज़्यादा से ज़्यादा फजीलतें समेटें और दूसरों के लिए आसानियाँ कर सकें। यानी अगर हम खुद स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो क्या हम दूसरों के लिए कुछ राहत पहुंचा सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली अपडेट भी करते रहेंगे और आपने हमेशा की तरह हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम है वो दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक देखना ज़रूर है। इस वक्त हमारी टीम भी तैयारियों में मसरूफ़ है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको उसकी कुछ झलकी, उसकी कुछ स्नीक पीक ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं एक बड़े ज़बरदस्त इशू के साथ। हमें पता है कि हमारी सेहत को बेहतरीन रखने के लिए जहाँ वर्जिश, एक एक्टिव लाइफ स्टाइल ज़रूरी है, वहीं हमारी ग़िज़ा भी बहुत एक अहम कॉम्पोनेंट है इसका। और आजकल जहां हम मुख्तलिफ बीमारियों को प्रिवेंट करते हैं ग़िज़ा के तवस्सुत से, हमारी खुराक ही हमारी जाज़बियत, हमारी यूथ को भी बरकरार रखेगी। तो आज हमने सोचा कि हिना अनीस को प्रोग्राम में दावत दी जाए और उनसे पूछें कि एंटी एजिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं और वो कौन सा फूड ग्रुप है जिसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो जो तेज़ी से बढ़ती हुई उम्र है, जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं और चेंजेस आ रहे हैं, उसको आप काफ़ी हद तक इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। मैं आपसे सबसे पहला यही सवाल करना चाहूँगी कि कभी जी शामत आ जाती है फैट्स की, कभी ग्लूटेन बुरा हो जाता है, कार्ब्स बुरे हो जाते हैं, कभी हम कहते हैं कि शुगर्स बहुत बुरे हैं। कौन सा ऐसा फूड ग्रुप है जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप एंटी एजिंग की तरफ जाना चाहते हैं? ओमेगा 3 कोलाजन। और वो किन चीज़ों में पाया जाता है? वो होता है तमाम हरे पत्ते वाली सब्जियों में, प्याज में और लहसुन में, और अंडे की सफ़ेदी में, मछली में और ड्राई फ्रूट्स में। हिना, आपने यहाँ पे कोलेजन का जिक्र किया जो यकीनन हमारी स्किन को सपल रखती है, झुर्रियाँ आने से रोकती है और उसकी एक बेहतरीन सोर्स बोन ब्रॉथ हो सकती है, यानी यखनी। यखनी का इस्तेमाल ऐसे कैसे किया जाए कि वो हमारे लिए एक एंटी एजिंग दवा बन जाए? यस, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यखनी अगैन क्योंकि कोलाजन बूस्ट करती है। कैसे बूस्ट करती है? क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होते हैं, क्योंकि चिकन एक ऐसा प्रोटीन है, प्रोटीन में तमाम अमाइनो एसिड्स होते हैं। और अगर इस यखनी में हम फिर से इसमें लहसुन का इस्तेमाल करें, प्याज डालें, कुछ हरे पत्तों वाली सब्जियां डालें, तो ये वाकई आपके कोलाजन को बूस्ट करेगी और एंटी एजिंग करेगी आपको। अच्छा जी, मीट के हवाले से बताइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोश्तखोर जो लोग होते हैं उन पे उम्र ज़रा जल्दी तारी हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं कि आप डेयरी, दूध का इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो आपकी सेहत कदरे बेहतर रहती है और आप काफ़ी लंबे अरसे तक जवान रहते हैं। इसमें क्या हकीकत है? अच्छा, डेयरी सोर्सेज और मीट में दोबारा एक कॉन्फ्लिक्ट है कि डेयरी बहुत कम लोगों को सूट करती है। तो डेयरी के बारे में मैं फिर यही कहूँगी कि न्यूट्रिशनिस्ट से आप आएँ और अपने आप को कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लें। हम बहुत सारे लैब टेस्ट करते हैं कि डेयरी आपको सूट करता है कि नहीं करता। तो डेयरी मैं बहुत सारे लोगों को अवॉइड करवा देती हूँ। मीट
यस, लीन मीट आपको लेना चाहिए, बट जो सेफ प्रोटीन सोर्स है और सेफ B12 है और बहुत अच्छा प्रोटीन है वो वेगन है। आप वेगन ले सकते हैं और वेगन तमाम लोगों को सूट करता है और बहुत अच्छा एंटी एजिंग सोर्स है। हमने देखा कि गुज़िश्ता कई बरसों में एयर फ्राइंग बड़ा एक पॉपुलर नोशन बना है कि आप बड़े कम तेल में एक फ्राइड क्रिस्पी चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। तो मुझे बताइए, डीप फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल करना, चाहे उसमें पकौड़े हों, ब्रोस्ट हो, एट्सेट्रा, इससे हमारी जिल्द पे, हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि जो कमर्शियल ऑयल्स हैं ये हमें बहुत ज़्यादा एजिंग की तरफ ले जाते हैं। मैं फिर से यही कहूँगी कि एज को कोई स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन हम इसको बहुत हद तक मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। और एयर फ्रायर्स बहुत अच्छी साइंस की इनोवेशंस हैं, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और बहुत लोगों को एडवाइस करती हूँ एयर फ्रायर्स को। है ना, फलों का इस्तेमाल यकीनन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारी लाइफ में, हमारी सेहत के लिए लेके आता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि फ्रूट्स का जूस बनाकर इस्तेमाल करना बेहतर है, या कई लोग ये मानते हैं कि अगर आप फ्रूट को बाकायदा खाएंगे तो उसमें आपको फाइबर भी मिलेगा और ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा बेहतर तौर पर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। आप क्या बिलीव करती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, फ्रूट्स तो खाएं, लेकिन अगर जूस, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो जूस की ऐसी बहुत सारी मशीन्स हैं जिन्हें हम स्मूदीज़ की शक्ल में हम मिक्स करके बना सकते हैं। आप उनको छिलकों के साथ भी जूस बनाएं, या अगर कोल्ड प्रेस मशीन्स हैं तो अगर जूस निकाल लिया तो जो उसका फाइबर अलहदा से साइड में रह जाता है, उसके 2 स्कूप दोबारा से जूस में शामिल कर लें तो वो और बेनिफिशियल हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है फ्रूट्स में, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। एक नोशन पाया जाता है कि कैफ़ीन जो कि चाय में है, कॉफ़ी में है, फिज़ी ड्रिंक्स में है, ये भी आपकी तेज़ी से बढ़ती हुई उम्र की वजह बनती है, आपकी स्किन को ख़राब करती है, आपकी बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा को, ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है। क्या वाकई कैफ़ीन एंटी एजिंग नहीं है? देखें, मैं फिर से ये कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है कि चाय कॉफ़ी से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। एजिंग को कैसे ये एजिंग की तरफ हमें ले जाती है, इसका एक बड़ा ये है कि ये डिहाइड्रेट कर देती हैं। इसके साथ साथ हर कॉफ़ी और चाय के कप के साथ अगर आप वाटर का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दें, मींस 1 कप चाय या कॉफ़ी के साथ आप 2 कप एक्स्ट्रा पानी पी लें तो आप पी सकते हैं, लेकिन चाय और कॉफ़ी में दूध और चीनी का इस्तेमाल ना करें। दिन में अगर 2 कप कॉफ़ी पी सकते हैं आप और 2 कप चाय पी सकते हैं तो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा ना पिएं और वाटर का इंटेक प्रॉपर करें, यानी 8 से 10 ग्लास पानी पीते रहें। तो इतना आपको चाय और कॉफ़ी एजिंग की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं ले जाए। अच्छा है ना, ये बताइए, अभी तक हमने प्रिवेंशन की बात की, इन तमाम चीज़ों से हम अपनी एज को एक तरह से रोक सकते हैं, अपने आप को वो न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं जो हमें सदा जवान रखें। लेकिन रिवर्सल की अगर बात करूं, अगर आपको अर्ली एजिंग साइंस आपकी चेहरे पे, आपके ऊपर नज़र आने लगे हैं, तो क्या कुछ ऐसे भी फूड्स हैं जो आपकी एज को रिवर्स कर दें? अच्छा सिद्रा, मैं एक बात ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि डाइट के साथ साथ आपका मेंटली रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। एजिंग जब आप पे बहुत बुरी तरीके से असर करती है जब आप उसको अपने सर पे सवार कर लेते हैं। आप अपनी डाइट के साथ साथ अपनी वॉक, अपनी स्लीप पैटर्न का ख्याल नहीं रखते, तो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा मैं सारे पब्लिक का फोकस करना चाहूँगी कि मेंटली अपने आप को रिलैक्स ज़रूर रखें, अपनी मेडिटेशन, अपनी एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, डिप्रेशन से दूर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया है ना हमारे साथ मौजूद होने के लिए एंड फॉर गिविंग अस दीज वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। अब लेते हैं जी हम एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम साहब, गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं एंड यू माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड स्क्वॉश प्लेयर एज वेल। मुझे ये बताएं कि आर यू स्टिल इन टच विद द चैरिटी जिसको आप अपने बाल डोनेट किए? यस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल उनसे टच में हूँ और मैंने जब अपने बाल डोनेट किए थे उसके बाद मेरा फोकस यही था कि मैं अपने बाल उनको अगर डोनेट कर रही हूँ तो वो राइट चैरिटी में जाने भी चाहिए और वो बच्चों के लिए यूज़ भी होने चाहिए। तो मैं उनसे काफ़ी टच में हूँ और मेरी आने वाले टाइम में भी यही उम्मीद है कि जब मेरे बाल और मज़ीद लेंथ में आएंगे तो आई एम गोना डोनेट मोर। अच्छा, यू वांट टू डू इट अगेन? या एग्जैक्टली। मुझे ये बताओ कि स्क्वॉश के हवाले से क्या प्रोग्रेस चल रही है, किस तरह आर यू बिजी, आर यू लुकिंग एट सर्टेन टूर्नामेंट्स,
क्या चल रहा है आजकल? एक्चुअली मैं कोविड के बाद थोड़ा सा ब्रेक आया था स्क्वॉश में, बट नाउ आई एम कमिंग बैक एंड मेरी उम्मीद यही है कि मैं वापस पाकिस्तान के लिए दोबारा से टूर्नामेंट्स खेलूँगी। मैं अमेरिका में इस टाइम पे कोचिंग भी करा रही हूँ, तो स्क्वॉश में तो एवरीडे मैं टच होती हूँ, लेकिन खुद पे थोड़ा कम फोकस था कोविड की वजह से। But now I am starting my tournaments back. ज़बरदस्त। साहब मुझे बताओ कि you know what you did is an act of compassion. Yes. हमारे यहाँ जब आप जैसे स्पोर्ट्स स्टार्स या people who can really have an impact, जब वो इस तरह की कोई compassionate act में जाते हैं, आपको लगता है कि you inspire others to make the same move? आपको लगता है कि आपको देखकर कई और लड़कियाँ, कई और ख़वातीन इंस्पायर हुई होंगी to actually donate their hair? एक्चुअली आई वुड से हेयर जो है वो एक वुमेन का ख़ास तौर पे एक बॉडी का पार्ट होता है जिसको वो नहीं चाहती कि वो उसको डोनेट करें इतना ईज़िली। आई मीन मेरे लिए भी बहुत हार्ड था जब मैं डोनेट करने के लिए मैंने डिसीजन लिया था, क्योंकि बचपन से जब मेरे फादर का प्लान था कि मेरे बाल उन्होंने बढ़ाने और किस तरह से हमने करना है, तो उसमें डोनेट का कोई टॉपिक नहीं था। उसमें सिर्फ ये था कि मैंने अपना रिकॉर्ड बनाना है एज एन एथलीट लॉन्गेस्ट हेयर। बट एट दी एंड जब मैंने काफ़ी रिसर्च की तो मुझे फिर ये हुआ कि मैं वो बाल अपने लिए क्यों रखूं। एक मेरा रिकॉर्ड तो हो जाएगा लेकिन वो उसका कोई यूज़ नहीं है। और फिर वो मेरे पास काफ़ी अरसे से थे, मेरी सबसे कीमती चीज़ थी, तो मैंने बहुत मुश्किल से डिसीजन लिया था कि मैं इन्हें डोनेट करूँगी। तो आई वुड से कि इंस्पायर होते हैं बट दिल चाहिए इतना बड़ा काम करने के लिए। कुछ भी चीज़ अगर आप अपने आप से बढ़कर दूसरों के लिए सोचें तो ऑफ कोर्स यू नीड कंपैशन एंड यू नीड टू बी एट दैट वेव। लेकिन मुझे बताया कि हम अगर 2-3 इंचेस की ट्रिमिंग भी कराते हैं तो कई दफ़ा आपने सुना होगा लोग ख़ास तौर पर गर्मियों के महीने में कहते हैं ओ ऐसा लगता है सर पे से बहुत बोझ उतर गया। सो व्हेन यू डोनेटेड आप सबसे लॉन्गेस्ट हेयर वाले एथलीट पहले बनना चाह रहे थे, 5 फीट बाद जब डोनेट कर दिए तो कैसा महसूस हो रहा था? यानी हल्का हल्का लग रहा होगा? हल्का हल्का लग रहा था लेकिन बिलीव नहीं हो रहा था। मतलब मुझे काफ़ी दिनों तक मैं सुबह उठती थी, मैं अपने सर पे मुझे आदत थी बन सुबह उठ के बांधने की, तो वो एक बड़ा अजीब सी फीलिंग थी। मैं जब सुबह उठती थी तो क्राउन मेरा ताज कहाँ है, ताज कहाँ गया, और फिर वो बाल नहीं उलझ रहे और मैं इतना लंबा शावर नहीं ले रही। तो वो काफ़ी अजीब सी फीलिंग थी, बट उसमें एडजस्ट होते होते मुझे काफ़ी टाइम लगा। लेकिन अभी भी मैं अगर किसी को देखती हूँ मॉल में या कहीं पर कि उनके बाल लंबे हैं तो मुझे अपनी जो है ना वो मेमोरीज याद आ जाती हैं कि मैं भी इसी तरह हैंडल करती थी। मुझे बताओ कितना मुश्किल होता है इतने लंबे बालों की लुक आफ्टर करना, उसको प्रॉपरली टेक केयर उसकी करना? ऑयलिंग करते थे, प्रोटीन्स लगाते थे, क्या करती थी तुम? इट्स रियली हार्ड, ट्रस्ट मी, इट्स रियली हार्ड। मेरा डिसीजन था कि मेरे पास एक गोल था और मुझे उस चीज़ तक पहुंचना था, तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा होप थी कि मुझे वहाँ बस किसी तरह भी मुझे वो चीज़ मिलनी है। बट स्टार्टिंग से उसके लिए बहुत मेहनत की गई थी, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर ऑयलिंग करती थी मेरी ख़ास तौर पे। स्कूल्स के टाइम में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं अपनी टेक केयर खुद से करूं, बट मैं अपनी फैमिली को क्रेडिट देती हूँ कि मैं जब छोटी थी मुझे इतना नहीं फिक्र होती थी, बट वो लोग करते थे मेरे लिए। सही। और इतना मुश्किल हो गया था बाद में जब मैं अमेरिका मूव हुई हूँ तो मुझसे खुद से नहीं होता था, मतलब ऑयलिंग करना, उसके बाद फिर ड्राई करना, खेलना, वो काफ़ी टफ हो गया था मेरे लिए। लेकिन एक वही बात है कि जब आपको किसी चीज़ के लिए फोकस हो, आपका एम हो, स्पेशली आप अगर एथलीट हैं तो आपको वो फीलिंग ज़्यादा होती हैं कि आपने वो टारगेट पे अपने जाना है। लेकिन आप जब एथलीट हो और आप धूप में भी जा रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो कभी कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया कि जैसे हम कहते हैं हेयर लॉस होने लगता है, शेडिंग होने लगती है, तमाम तर ख्याल रखने के बावजूद भी एक स्ट्रेस भी है, थकन भी है, एंड यू वर एट अ ग्रोइंग एज एज़ वेल। बच्चों के लिए तो वैसे ही कहा जाता है कि भाई इतना अगर आप उन पे बोझ डाल दें तो मुश्किल हो जाएगा। हाइट कम ग्रो होती है। आपने सुना होगा कि पेरेंट्स बच्चों के बाल नहीं बढ़ाते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपकी डाइट पर भी डिपेंड करती हैं। और आपने सही कहा कि जब मैं खेल रही थी मुझे उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम फेस होती थी, मेरे डबल टोन हेयर हो गए थे। जो लॉन्ग हेयर थे वो लाइट ब्राउन से थे और मेरे अपने जो हैं थोड़े डार्क ब्राउन है। तो मैंने काफ़ी प्रॉब्लम फेस की, स्पेशली जब टूर्नामेंट्स होते थे या मैं प्रैक्टिस जाती थी तो बहुत वेट हो जाते थे मेरे हेयर, और उसको ड्राई करना, फिर डैंड्रफ ना हो जाए उसकी टेक केयर करना, तो मैंने काफ़ी प्रॉब्लम फेस की थी। बट बस एक
शौक था और फिर वो एक फोकस था, तो मुझे वो चीज़ पे पहुंचना था। अब जैसे तुम दोबारा अपने बाल ग्रो कर रही हो डोनेट करने की नीयत से, लेकिन क्या उसको उसी तरह 6 फीट 3 इंचेस तक लेके जाओगी, या कोई थोड़े से ये भी लेंथ बढ़ जाएगी एंड यू वांट टू डोनेट जिस तरह हम सारे करते हैं कि कपल ऑफ इंचेस, 8 इंचेस, या एग्जैक्टली, आई मीन मे बी मेरे 6 फीट 3 इंचेस तक नहीं जा सकें, बट आई थिंक अगर मेरे इतने बाल हो जाएं कि मैं 2 बच्चों को डोनेट कर सकूं या 3 बच्चों को डोनेट कर सकूं, सो 2024 में मैंने एम बनाया है जो मैं डोनेट भी करूंगी और 3rd रिकॉर्ड होगा वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। ज़बरदस्त। आप मुझे बताओ कि जो तुमने 5 फीट हेयर डोनेट किए थे, इससे कितने बच्चे मुस्तफीद हो सकते थे? हाउ मेनी किड्स कुड एक्चुअली हैव आई थिंक फ्यू मोर, लाइक ज़्यादा बच्चों को वो बाल मिल सकते हैं अगर उनकी लेंथ कम रखें, और अगर उनके लेंथ ज़्यादा होंगे तो एक बच्चे को वो बाल, क्योंकि जब आप एक विग बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट हेयर्स होते हैं, सही, उसको मिलाकर वो फिर एक विग बनाते हैं, तो अगर वो छोटे बाल रखेंगे तो वो ज़्यादा बच्चों को लग जाएंगे। अगर वो सिर्फ एक किसी बच्ची को लेंथ देना चाहेंगे हेयर की, जो कि मेरी अपनी लेंथ है, तो आई थिंक वो फिर एक विग या 2 विग बन सकेंगे। लेकिन आई थिंक वी नीड मोर पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट, बिकॉज वैसे इनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है, अगर आपकी ये छोटी सी कंट्रीब्यूशन उनके चेहरों पे मुस्कुराहट ला सके और टू हेल्प देम फिट इन, आई थिंक इट विल रियली गो अ लॉन्ग वे। थैंक यू सो मच Zaha for being here, wishing you all the very best for your squash and for your other endeavors। और इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। We'll be right back। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जी कराची वालों, आपको तो पता ही चल गया होगा कि बहार और सर्दियां आपसे रुखसत हो चुकी हैं। कराची में इस वक्त शदीद गर्मी है और ये एहसास मुझे तब हुआ जब आप ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से फ़्लाइट लेके आते हैं। वहाँ पे शाम में अभी भी 12-13 मौसम चल रहा है, लेकिन कराची में आते ही आपको फौरी तौर पर बताया जाता है कि बाहर का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 36 डिग्री सेल्सियस है। और यकीनन जैसी गर्मियाँ बढ़ती हैं तो ठंडे मशरूबात और पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन क्या इसमें हम बेएहतियाती कर रहे हैं? क्या इसकी वजह से हमारी सेहत पे मुज़र असरात पड़ सकते हैं? आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अब्दुल गफ़ार साहब के पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए, ख़ास तौर पे गर्मियों में हम सबको ठंडा पानी चाहिए होता है, लेकिन क्या इसके कोई मुज़र असरात हैं हमारी सेहत के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुझे बताएँ कि ख़ास तौर पर जब हम बाहर बहुत गर्मी से वापस घर के अंदर आते हैं तो उस वक्त ठंडा पानी हम सब की ज़रूरत होता है, तो क्या इसके लिए भी अक्सर कहा जाता है उसके बाद अगर आपका गला ख़राब हो जाए या फौरी तौर पे आपको नज़ला ज़ुकाम हो कि जी गर्म ठंडा हो गया? ये गर्म ठंडा क्या है और क्या वाकई बाहर गर्मी से आने के बाद हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए? जी ऐसा है कि ठंडा पानी पीना यकीनन नुकसानदेह हो सकता है और इसमें डिपेंड करता है कि हमारे पानी पीने का तरीका क्या है। बुनियादी तौर पर प्यास लगने का जो तस्वुर है वो ये है कि हमारे जिस्म में पानी की कमी हो रही है और ये इंडिकेटर हमारा जिस्म पैदा कर रहा है कि हमारे जिस्म को पानी की जरूरत है। लिहाजा गर्मियों में बहुत ठंडा पानी एकदम नहीं पीना चाहिए। ये इससे जो चेंज ऑफ क्लाइमेट होता है इससे आमतौर पर फर्क पड़ता है। हकीम साहब, खुसूसन कहा जाता है जैसे कराची में हीट वेव, तो 3 दिन ऐसे आते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, और ख़ुसूसन अब हम देख रहे हैं कि चंद ही रोज़ दूर है रमज़ान मुबारक, तो रोज़े की हालत में भी होंगे, गर्मी भी शिद्दत से है, उसमें अपनी जो पानी की मिकदार है उसको कैसे पूरा किया जाए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को यही होती है कि वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इसके लिए कोई तरीका बताइए। देखिए, कुदरती तौर पर एक बात है वो ये कि जब गर्मियां शुरू होंगी तब मार्केट में खरबूजे बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगे, और खरबूजों का तस्वुर ही ये है कि खरबूजे जो है हमारे पानी की कमी की वजह से गुर्दों पर पड़ने वाले बोझ को कम करते हैं। लिहाजा खरबूजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हीट वेव का जहां तक ताल्लुक है, मैं आपसे अर्ज करूं कि कराची में क्या जहां कहीं भी हीट वेव होती है उसका बेहतरीन हल ये है कि एक तौलिया ठंडे पानी में डालकर निकालिए, उसे निचोड़ लीजिए और उसके बाद वो अपने सर पर इस तरह ढक लीजिए कि वो आपकी गर्दन को कवर कर ले, आपके हाफ फेस को कवर कर ले। अगर ये हिस्सा अगर आपने कवर कर लिया
तो फिर मुझे उम्मीद है कि हीट वेव के असरात बड़ी हद तक कम हो जाएंगे और हम हीट वेव के बहुत बुरे असरात से महफूज हो जाएंगे। कुछ असरात तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बहुत शदीद जो जानलेवा किस्म के असरात होते हैं डेफिनेटली हम उसको रिकवर कर जाएंगे। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ फिर एक और सवाल आपसे कर लेते हैं कि इफ्तार में भी अगर शदीद प्यास लग रही हो तो आपका क्या मशवरा होगा कि लोग शरबत की तरफ बढ़ें क्योंकि उस वक्त आपकी शुगर्स भी लो हुई हुई हैं, या और प्यास की शिद्दत भी है तो पानी पहले पीना ज़्यादा मुनासिब है? आप क्या कहेंगे? देखिए, आमतौर पर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि शुगर लेवल की कमी हो रही होती है तो उसूलन तो हमें शरबत ही पीना चाहिए। अच्छा, जितना ठंडा शरबत पियेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो पानी पीने का तरीका सिखाया गया है वो क्या है? वो ये है कि आप पहले घूंट से अपने हलक को तर करें। प्यास लग रही है, ये इंडिकेटर है कि हमारे जिस्म में पानी की शदीद कमी हो गई है, लिहाजा ये जो गला है ये खुश्क हो गया है। तो पहला घूंट हमेशा छोटा लेना चाहिए ताकि सिर्फ हलक जो है ये तर हो जाए। दूसरा घूंट हमेशा थोड़ा सा ज्यादा लेना चाहिए कि ईसोफेगस जो है उसके अंदर गुजरते हुए पानी जो है ईसोफेगस को भी गीला कर दे, उसको सॉफ्ट कर दे, और उसके बाद आप तीसरे घूंट में अपनी प्यास बुझाइए। इस उसूल के तहत अगर आप शरबत लेंगे तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा, पानी लेंगे वो भी फायदेमंद होगा, लेकिन अगर शुगर के कम होने का एहतमाल हो तो शरबत जो है वो पहली चॉइस है। और अगर प्यास ज्यादा लग रही हो, शुगर लेवल कम होने का कोई इम्कान ना हो, तो फिर पानी जो है वो बेहतरीन चॉइस है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि पहले 3-4 घूंट जो है वो शरबत ले लिया जाए ताकि शुगर लेवल का मैनेजमेंट ठीक हो जाए, और उसके बाद आप पानी का इस्तेमाल कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर थर्स्ट, यानी जितनी आपकी प्यास है उतना आप पानी इस्तेमाल कर लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। एक और सवाल हमारे पास बल्कि ऑनलाइन आया। हकीम साहब, क्या आप समझते हैं कि जो डिहाइड्रेशन है, यकीनन पानी सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है, लेकिन क्या कुछ ग़िज़ाएँ भी ऐसी हैं जो आपको डिहाइड्रेशन से बचा सकती हैं? जी, मैंने जैसे अर्ज की कि जितने गर्मियों के फल हैं ये हमारी मैनेजमेंट ऑफ वाटर को बॉडी में मेंटेन करते हैं, चाहे वो खरबूजा हो चाहे वो तरबूज हो। और आप देखिए कि ये अल्लाह का निज़ाम है कि जब सर्दियां आने वाली होती हैं तो सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, लेकिन जब गर्मियों की इब्तिदा होती है तो खरबूजा आ जाता है, जब गर्मियां शदीद होती हैं तो तरबूज आ जाता है। हमें इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए और अल्लाह के निज़ाम को मैनेज करना चाहिए। आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पानी कितना पीना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पर पानी का जो साइंटिफिक उसूल है वो ये है कि आपके जिस्म से जितना पानी खारिज हो रहा है उससे आधा लीटर यानी 500 ml पानी ज्यादा पीना चाहिए। अब वो लोग जो गर्मी में काम कर रहे हैं और एक साहब जो मुसलसल एसी में बैठ करके अपना ऑफिस जॉब कर रहे हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर में फर्क होगा। और ये बात ध्यान में रखिए कि आपकी पानी की जरूरत हमेशा मुख्तलिफ है। जैसा आप काम कर रहे हैं वैसी ही आपकी पानी की जरूरत है। उस पानी की जरूरत को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। पसीना जिस हद तक आपका निकल रहा है उसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया जा सकता है, एक्यूरेटली उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि अपनी जरूरत के मुताबिक पानी पीजिए। इस बात को ध्यान में रखिए कि हमारे जिस्म से जितना पानी निकल रहा है उससे 500 ml का मतलब कम से कम 2 गिलास पानी ज्यादा पीजिए। अब इसका अंदाजा आप खुद कीजिए और अपनी जरूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल कीजिए। यह आपके लिए हमेशा बेहतर अमल साबित होगा। जी जनाब, बहुत सारे जूसेस ऐसे होते हैं। खीरे में अगर हम देखते हैं तो पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके अलावा सहरी में दही खाने की भी तलकीन की जाती है ताकि आपको प्यास कम लगे। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। बात करते हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास तौर पे अ लिटिल बिट ऑफ एंटरटेनिंग सब्जेक्ट के बारे में, यानी आपकी उम्र या फिर एज। वैसे तो कहा जाता है एज इज़ जस्ट अ नंबर, आपका दिल जवान होना चाहिए, यू शुड बी फुल ऑफ लाइफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में आपकी उम्र, आपकी एज को लेकर कई स्टेरियोटाइप्स भी मौजूद हैं। लोग आपको एक ख़ास अंदाज में देखते हैं और मुख्तलिफ इस्तिलाहात होती हैं जो दिल दुखाने वाली हैं। पर आई वाज टेलिंग यू ऑल कि एक मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन का काम देखा जो कि इंडियन, और उनका एक सेट इस हवाले से ही था। उन्होंने कहा जब उन्होंने इंडिया से बाहर ट्रैवल किया तो उन्होंने देखा कि लोग अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीने के हवाले से क्या कुछ करते हैं। अगर 70-75 साल के भी होते हैं तो अपने पैशंस को, अपनी हॉबीज़ को परसू करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड हमारे ख़ित्ते में, ख़ास तौर पे अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो द मोमेंट यू क्रॉस 30 और 40 आप अपने ऊपर अपनी एज को तारी कर लेते हैं। आप कई चीज़ों से, एक्सपीरियंसेस से सिर्फ इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि प्रॉबली ये आपकी एज में आपको सूट नहीं करती। तो ये सूट करने का क्या हवाला है? कई फैशंस को आप रद्द कर देते हैं ये कह के, कई नए तजुर्बों को, एक्सपीरियंसेस को, अगर घूमना फिरना है तो अब क्या फ़ायदा करके आप साइड पे हो जाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं और क्या इसका दबाव आप सब भी महसूस करते हैं? कभी ना कभी गुफ्तगू में ये बात ज़रूर निकलती है कि तुम्हारी उम्र में तो हम ये करते थे, तुम्हारी उम्र में हमारे इतने बच्चे थे, तुम्हारी उम्र में हमने ये मार लिए थे। तो क्या वाकई एज इज़ जस्ट अ नंबर, या लोग उम्र का बहाना तलाश करते हैं आपको ताना देने के लिए? तो आइए ज़रा आज इस पर गुफ्तगू करते हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ पलवशा याया मौजूद हैं। शी इज़ एन अपकमिंग एक्टर एंड ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। बहुत शुक्रिया पलवशा वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रही हैं ताहिरा रुबाब, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू ताहिरा। एज को हम तारी करते हैं, एज से जुड़े हुए परसेप्शंस हमारे अपने होते हैं या ये सोसाइटी डिसाइड करती है? सो वी आर गोइंग टू डेफिनेटली पिक योर ब्रेन्स ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मेरे बहुत ही अमीर दोस्त जिनसे जब मुलाकात होती है, जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो गाड़ी में होते हैं, आज भी कहीं के सफ़र पर रवाना हुए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जालियावाला, हु इज़ एन मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑल्सो अ ज़बरदस्त फ्रेंड। क्या हाल है उमैर, किधर जा रहे हो आज? तो मैं लाहौर जा रहा हूँ, सॉरी आई हैव अ मीटिंग ऑन द अदर साइड। तो नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। और आप तो हमें बल्कि इंस्पायर करते हैं, हम ऑफिसेज में रहने वाले, हम इधर उधर फंस जाने वाले, ज़िंदगी इसी का नाम है। अच्छा जी, तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पलवशा, सबसे पहले आपसे, ख़वातीन अपनी एज को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हैं और कई दफ़ा कहा जाता है कि ये बदतमीज़ी में शुमार होता है, बदतहज़ीबी में शुमार होता है कि अगर आप किसी लड़की से, किसी खातून से उसकी उम्र पूछें। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? आई थिंक सिद्रा, वही एक सोशल कंस्ट्रक्ट है कि एज जो है वो हमारी वैल्यू देता है हमें एज अ वुमेन। सो द यंगर वी आर, हमारी ज़्यादा वैल्यू होती है, और जिस तरह हमारी एज प्रोसीड करती जाती है तो रादर देन सेइंग कि यू नो शी इज़ एजिंग ग्रेसफुली, अच्छी बात है, ज़्यादा विजडम आ रही है, दे सी लाइक कि नहीं अब तो काफ़ी उम्र निकल गई है बेचारी की। सो आई थिंक अगेन इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्ट, दैट्स व्हाई वी आर सो ऑब्सेस्ड विद एज। ताहिरा जी, आप क्या कहेंगी? ये जो ख़वातीन का अपनी एज को लेके ऑब्सेशन है और इस पर कई कहानियाँ बनाई जाती हैं, लतीफ़े बनाए जाते हैं, मीम्स होती हैं कि ख़वातीन अपनी उम्र छुपाती हैं, इस उम्र को छुपाने की क्या वजह है? बेसिकली वो सोशल प्रेशर है, जैसे अभी पलवशा ने बात किया कि सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं हमारे। मैं समझती हूँ कि एज जिसमें ख़ास तौर पे फीमेल्स को ये सिखाया जाता है कि द यंगर दे आर द बेटर दे आर एक्चुअली, और ऑन द अदर हैंड जब हम आदमियों को देखते हैं तो उनके बारे में ख़ास तौर पे एक बात कही जाती है, आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। तो ये इतना क्लियर कट एक वो डिमार्केशन है लोगों को बताने के लिए कि औरत जो है वो एज हो जाती है और आदमी जो है ही नेवर एज। तो वो एक्चुअली सोशल प्रेशर जो है वो फीमेल्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। लेकिन ताहिरा जी, हम एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम ये कहें कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, देखें अगर आप बायोलॉजिकली देखें तो चेंजेस तो सब में आते हैं, बाल सबके सफ़ेद होते हैं, वज़न बढ़ता है, झुर्रियाँ पड़ती हैं। तो इस ये जो स्टेटमेंट है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, इससे क्या मुराद ली जाती है? बेसिकली सिद्रा, जो बात एक है कि जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं वो तो सभी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना। हम इसको ज़्यादा परफॉर्मेंस के हिसाब से जो इसको कंसीडर किया जाता है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, बिकॉज अगर वो 70 ईयर्स का भी है तो ही कैन क्लेम टू मैरी टू अ 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल।
तो उसके साथ भी उसको बुरा नहीं समझा जाता, यानी कोई सोशल स्टिग्मा नहीं आता, बल्कि लोग उसकी तारीफ करते हैं कि जी वाओ। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपकी बात को सही समझी हूँ, खवातीन या एक लड़की को कहा जाता है कि उसकी खूबसूरती, उसकी दिलकशी, उसकी जवानी, यानी उसकी यूथ एंड हर ब्यूटी हर बिगेस्ट करेंसी, जिसके थ्रू उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिल सकती है। उसका इंटेलेक्ट, उसका टैलेंट शायद इतना मायने नहीं रखता। ऑन दी अदर हैंड मर्द को ये कहा जाता है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो ही विल बी एबल टू गेन मोर पावर, शायद वो फाइनेंशियली ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं हो रही बल्कि उसकी जो डिमांड है या जो मांग है वो बढ़ती चली जाएगी। पलवशा, ये सुनकर आपको कैसा लगता है, यानी व्हेन वी पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव एंड से कि खातून का टैलेंट, उसकी एक्सपर्टीज़ मायने नहीं रखती, सिवाय इसके कि शायद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मोर कंसर्न्ड विद हाउ शी लुक्स, हाउ डज दैट मेक यू फील? ऑब्वियसली वेरी पिस्ड ऑफ, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा औरतों को, लड़कियों को प्रेशर भी फील होता है कि बाय सर्टेन एज की पढ़ाई कंप्लीट करनी है, फिर एक एज का आ जाता है कि नहीं नहीं अब तो शादी की उम्र हो गई, अब शादी हो जानी चाहिए, फिर शादी हो जाती है, फिर अगेन, और ये सब एज के साथ साथ प्रेशर आता है कि बाय दिस टाइम यू शुड बी ग्रेजुएटेड, बाय दिस टाइम यू शुड बी मैरिड, बाय दिस टाइम आपके बच्चे 1-2 हो जाने चाहिए। सो हमें तो एक टिकिंग क्लॉक, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब हमें फील हो रहा था हमेशा। देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं इंटरनेट पे आई केम अक्रॉस ऑन द इंटरनेट। हॉलीवुड का एक पोस्टर था जिसमें बताया गया था कि एक्टर्स को दिखाया था, तो उनके एक्टर्स के ऊपर चेहरे पे दिखाया था कि उनके रिंकल्स हैं, पोर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल एक्टर्स, मगर उनकी काउंटर पार्ट में जो फीमेल एक्ट्रेसेस थी उनकी एज की, उनके पोर्स और उनकी लाइंस सारी चीज़ें ब्लर कर दी गई थी। सो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक्सेप्टेंस नहीं है। हम लोग कहते हैं कि वेस्ट एक बड़ा ही वोक कल्चर है, जैसे आपने भी मेंशन किया कि यहाँ पे ज़्यादा, इस खत्ते में ज़्यादा इस चीज़ को एक इशू बनाया जाता है, बट नो, इवन इन वेस्ट देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड एजिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा अब उन्होंने बात करना शुरू की है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यूनिवर्सैलिटी नज़र आती है हमें इस प्रॉब्लम में। ताहिरा, आप क्या कहेंगी कि ख़ास तौर पे अगर ख़वातीन का जिक्र किया जाता है तो उनको हमेशा, जो कम उम्र खातून है उसको कहा जाता है कि शी हैज़ ग्रेटर प्रॉस्पेक्ट्स। जो बात अभी यहाँ पे हो रही थी, इवन अगर हम अपने ड्रामों में कास्टिंग में देखें तो अगर एक जवान मर्द दिखाया जा रहा है और उसकी वालदा का किरदार इज़ प्रॉबली बीइंग प्लेड बाय समबडी जो सिर्फ शायद उससे असल उम्र में सिर्फ 5 या 6 साल बड़ी है। कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि वो हम उम्र होते हैं या उनकी उम्र मर्द से कम होती है, लेकिन एक जो इमेज दिखाना है कि इवन इन अ सीनियर कैरेक्टर समबडी मच यंगर हैज़ बीन कास्ट, इस पे आप क्या कहेंगी? बेसिकली सिद्रा, आपको पता हुआ कि मीडिया जो है ना एक ऐसी इसको मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा मीडियम है जो कौमों की तरबियत में बहुत अहम रोल हो गया इसका, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ही। और मैं समझती हूँ कि हम अपने दोस्तों से, अपने जो है एल्डर्स, उनसे डिस्कस करने की बजाय हम मीडिया को कॉपी करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, वहाँ पे हम सर्च करते हैं व्हाट इज द ट्रेंड, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो जिसकी वजह से हमारी परसेप्शन जो है ना वो ऑलरेडी, क्योंकि हम पहले ही इतने ऑर्थोडॉक्स हैं कि औरत जो है अगर वो आदमी से बड़ी है एज में और लुक्स में भी, इवन अगर वो बेचारी यानी एक सर्टेन एज के बाद जब उसकी डिलीवरी के बाद की आप उसकी बॉडी शेप देखते हैं तो वो उसको थोड़ा सा बड़ा लगना शुरू हो जाती है। वो इवन उसके लुक्स में भी बड़े लगना जो है ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, जो कि पर बहुत सारे प्रेशर्स डालता है। मैं क्योंकि खुद भी एक मैरिज काउंसलर भी हूँ और मैं कपल थेरेपीज करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि आदमी आके बड़ा ब्लंटली इस चीज को कहते हैं कि जब से शादी हुई है, शादी के कुछ साल में तो बहुत एक्टिव थी, बहुत सही थी, बट सिंस द टाइम शी इज हैविंग द किड तो वो थोड़ी मोटी हो गई है, थोड़ी इस तरह की हो गई है, अपना ख्याल रखना उसने छोड़ दिया है। तो ये प्रेशर सिर्फ इस तरह से नहीं है कि औरत के अपने जहन में तो है कि सोसाइटी उसको ये चीज कर रही है, बट एट द सेम टाइम वो लोग जो कि उसके साथ बड़ा क्लोजली कनेक्टेड हैं वो भी उसके जहन में ये चीज बार बार डाल रहे हैं कि अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की है। अगर वालदैन घर पे हैं, किसी खातून की शादी नहीं हुई, वो भी आपको प्रेशराइज करते हुए कह रहे होंगे कि आपकी उम्र बढ़ रही है, आपके लिए अच्छे रिश्ते, अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स कम हो जाएंगे। इसके अलावा चले अगर आपकी राइट एज पे शादी भी हो गई है और आपने सोसाइटी के सारे नॉर्म्स को फॉलो भी कर लिया है कि जी आपकी 30 साल से पहले आपने बच्चे भी, आपके सारे फैमिली कंप्लीट है एट्सेट्रा, लेकिन फिर भी जैसे ही आपकी कंपेनियनशिप भी फर्दर टाइम में जाती है, आजकल कितनी दफ़ा हमारे शो पे ये बात हुई है कि ख़वातीन ने कहा है कि उनको बड़ी ब्लंटली उनके अपने हस्बैंड्स कह देते हैं कि जी आपकी तो उम्र बढ़ गई है, अब तुम्हारे पास क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो खातून को उम्र का ताना कभी भी किसी भी एज में दिया जा सकता है, बेशक उसकी शादी हुई भी हो, उसके बच्चे हुए हुए हों एट्सेट्रा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड गेट टू द रूट ऑफ इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
कोर्स अट्रैक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ख़ास तौर पे जब हम क्लोज रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। लेकिन क्या वाकई उम्र के बढ़ने के साथ साथ मेन स्टार्ट फाइंडिंग वुमेन टू बी लेस अट्रैक्टिव, और या ये उनके जहन में है? कई दफ़ा लोग कहते हैं कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपको पता चलता है कि जो आपके परसीव्ड एज थी वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी हैं या उससे कुछ साल बड़ी हैं, तो अचानक से वो जो अट्रैक्शन होती है वो कम पड़ जाती है। इज़ दैट ट्रू और नॉट? लेट्स टेक अ मेल पर्सपेक्टिव ऑन दैट। उमैर, क्या कहोगे? आपने शायद अस्यूम किया कि समबडी इज़ इन देयर लेट 20s, बट पता चला कि वो प्रॉब्ली अपने अर्ली 30s में हैं। क्या इसकी वजह से सडनली जो अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है? जी, अगर अट्रैक्शन की नीयत फॉर एग्जांपल यही हो कि शादी करना हो, तो हमारे यहाँ क्योंकि कल्चरल टेम्पलेट ये कहता है कि लड़की यंग हो और हमने उसको एम्ब्रेस किया हुआ है, तो ज़रूर इस पर एक शौक लगता है। और ख़वातीन की एज जो है हम इसी लिहाज से उनको ताने भी देते हैं, इसको कंसिडर ज़्यादा करते हैं मर्द मुकाबले में। मैन कैन बी 40 एंड कैन गेट अवे, लेकिन एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए ये प्रेशर होता है। लेकिन आई थिंक ये जो टेम्पलेट्स हैं, ये जो हम फिल्म सीखते हैं, ड्रामे से सीखते हैं, इश्तिहारों से सीखते हैं, इससे जब हम बाहर आके देखते हैं तो इंसानी मोहब्बत का कोई तकाजा नहीं है जितना, और इंसानी पसंद नापसंद हर तरह की होती है, हर कल्चर में होती है। लेकिन व्हाट अबाउट द कॉर्पोरेट सर्कल्स? मुझे बताएं कि क्या कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट भी खातून को इसी तरह देखता है? क्योंकि अगर आप एक सीनियर या मिडिल सीनियरिटी पोजीशन के लिए, मिड मैनेजमेंट पोजीशन के लिए किसी को कंसिडर कर रहे हो, तो एक मर्द के लिए कहा जाता है ही इज जस्ट 35 एंड लुक हाउ अमेजिंग अ लीडर ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ टू बी, जबकि खातून को यही 35 शायद उसके लिए बहुत बड़ी उम्र या मिड एज करार दी जाती है। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, इस पे दो जाविये हैं। एक तो ये कि ये बायसेस बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट में अपग्रेड हो रही हैं, और आपको लीडिंग इदारों में ये नजर आएगा कि खवातीन जो फॉर एग्जाम्पल स्पेस आउट करती थी अपने करियर में, 2-3 साल चली जाती थी, तो उनको डिसएडवांटेज होता था व्हेन दे वुड रिटर्न टू द वर्कफोर्स। लेकिन अब कंपनीज इस पे वो बायस नहीं रखती जो पहले फैसलों में रखती थी। नंबर 2 ये कि प्रोफेशनली थोड़ा सा एडवांटेज भी हो सकता है सिद्रा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज ज्यादा लोगों की परसेप्शन में हो तो वो आपको ज्यादा सीरियसली लेते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपसे आपको एक सर्टन निगाह से नहीं देखते फिर, और आपको ज्यादा प्रोफेशनली शायद रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि एक यंग गर्ल को स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें तमाम हलकों में नज़र नहीं आती। तायरा जी क्या कहेंगी? हमारे तो सियासी हलकों में भी किसी को नानी, किसी को दादी कह के और बाकायदा चिढ़ा कर इस बात पे कहा जा रहा था, भाई तुम्हें नहीं पता। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी हैड द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, तब भी कहा जाता था कि 34-35 बड़ी कम एज है, और ये तो कमी के बारे में कहा जा रहा होता था, कभी ज़्यादा है कभी कम है। व्हाट इज़ द परफेक्ट एज फॉर वुमेन? परफेक्ट एज जो है मेरे ख्याल में वो तो हर एज परफेक्ट होती है जिसमें आप बहुत जो है बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं, या आपकी एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, आप जिंदा दिली से ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे होते हैं। वो सारी एजेस ही जो है वो परफेक्ट होते हैं जिसमें आप अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली द सोसाइटी वी आर लिविंग इन, ये इसने हमारे लिए प्रेशर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज किए हुए हैं, और यहाँ पे एक है वो खास तौर पे औरत के लिए, यानी पहले हम कहते थे कि अभी भी हम ये बात करते हैं कि बॉडी शेमिंग बहुत होती है, एज शेमिंग भी इक्वली होती है। मैं समझती हूँ कि बॉडी शेमिंग से ज्यादा एज शेमिंग होती है लोगों को, यानी अगर कोई लड़की 35 की एज के ऊपर मैरिड नहीं है तो उसके लिए आप देखो कि ऑटोमेटिकली शी कंसीव दिस, क्योंकि मैं आप सोसाइटी ने ये बता दिया है कि आप 35 के हो गए, लोग ऑलरेडी आपसे आके अफसोस करना शुरू कर देते हैं बगैर आपके वो तमीद मांगे हुए। पलवशा, व्हाट हैपेंस इन द शो बिजनेस इंडस्ट्री? तुम्हें क्या लगता है कि खास तौर पे लीडिंग लेडीज के रोल के लिए क्या हमने वहाँ पे भी एक सांचा बनाया हुआ है कि इस एज की लड़की होगी, और एनीबडी अबव दैट? हमने बड़े सीजनड एक्टर्स को दूसरी फीमेल अदाकाराओं पे पॉट शॉट्स लेते हुए देखा है कि जी अब तो इनकी अम्मा बनने वाले उम्र आ चुकी है, इनको वो कैरेक्टर्स करने चाहिए, ये अभी तक हीरोइन आ रही हैं। इस पे आप क्या कहेंगी? अच्छा सिद्रा, आई विल बी वेरी ब्लंट, जब हम कास्टिंग के प्रोसेस में जाते हैं तो इवन जो कास्टिंग के लोग होते हैं वो पूछते हैं आपसे, बिकॉज फॉर देम इट्स लाइक ओके इफ़ यू आर अबव 30 तो आप फुप्पो के रोल में आ सकती हैं, आप आंट बन सकती हैं, आप ये कर सकती हैं, ये चीज़ें कर सकती हैं। बट देयर आर सम मेन स्ट्रीम लीड एक्ट्रेसेस जैसे कि माहिरा हो गई हैं, महविश हो गई हैं, एंड हिरा मानी, उनको काफ़ी काम मिल रहा है, एंड देर ऑल आयजा हैं, देर ऑल मैरिड, दे हैव किड्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है व्हेन आई सी देम इन लीड एक्टिंग रोल्स, बिकॉज जैसे आपने पहले ड्रामों की बात की थी, तो मैंने खुद ऑन सेट देखा है कि सेम एज की माँ है और लीडिंग हीरो भी सेम एज का है।
बट दैट वुमन इज प्लेइंग माँ का कैरेक्टर। मैं बहुत पजल्ड होती थी और मैं कहती थी कि यार वी कैन ईजिली कास्ट हर एज अ लीडिंग लेडी, बट वही परसेप्शन है कि नहीं जी 20 साल छोटी एक्ट्रेस। आप देखेंगे देयर वाज अ ड्रामा फैसल कुरैशी का, and he was leading against this girl who was like probably उनसे 15 साल या 20 साल छोटी होंगी वो। अच्छा, और ये भी देखने में आया कि जो फीमेल एक्टर्स हैं वो अपने परसेप्शन को बड़ा केयरफुली क्यूरेट और मैनेज भी करते हैं। कई दफ़ा कई कैरेक्टर्स को आप इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें जो स्टोरी की ट्रांजिशन है उसके किसी पहलू से आप अग्री नहीं करते। आई रिमेंबर बैक इन द डे व्हेन आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ TVC ऑफर्स एंड आई रिफ्यूज टू ऑलवेज डू दैट, लेकिन हमेशा उसमें एक सवाल जब आपको वो पिच कर रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि जी मदर का कैरेक्टर है, बिकॉज मोस्टली TVCs में आप मदर बनते हैं और आपके बच्चे हैं, तो बाकायदा बगैर आपके कहीं जो आपको कास्टिंग कॉल दे रहा होता है वो आपको बताते हैं कि बच्चों की उम्रें क्या हैं। और मुझे ये बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि इवन फॉर एन एक्टर, ख़ास तौर पे फीमेल एक्टर टू कम एंड टू प्ले दैट कैरेक्टर ऑफ अ वुमन जो कि एक माँ है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो यंग मदर है या वो एक टीनेजर की मदर है या वो फिर एक ओल्ड मदर है। इसकी भी कैटेगरीज हैं एंड आई फाइंड दैट टू बी माइंड बॉगलिंग कि मेरे ख्याल में मर्दों को कोई भी चॉइस करते हुए वो दूसरी चीज़ें देखते हैं कि जी उनके पास डेट अवेलेबल है या नहीं, या उनको कितने पैसे मिल रहे हैं। मगर एक खातून इस तरह भी सोच रही है कि भाई एक दफ़ा अगर मैं टाइप कास्ट हो गई या इस तरह के किरदार में आ गई तो शायद मेरे लिए मज़ीद करियर प्रॉस्पेक्ट्स कम हो जाएंगे। मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि आई नो सो मेनी एक्ट्रेसेस, आई एम नॉट गोना कॉल देम आउट राइट नाउ, बट वो भी अपनी एज नहीं बताती हैं, वो छुपाती हैं। देयर सम एक्ट्रेसेस जो कि एक्चुअल एज बता रही हैं, दे वेरी कंफर्टेबल, और उनकी वजह से जो हम जैसे एक्टर्स हैं, अपकमिंग लोग हैं, तो वी लाइक फाइन, इट्स नॉट द एंड ऑफ द करियर। अगर आप 30s में एंटर हो जाएंगे, यू आर नॉट अ डेड शो, बट स्टिल देयर सम मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस जिन्होंने बाकायदा अपने पेज पे, विकीपीडिया पे या बहुत सारी साइट्स पे अपनी ऐसी एज ट्वीक की है कि वो फॉरएवर 21 चल रहे हैं। सो आई थिंक कि जब वो मेन, अच्छा, एज लॉन्ग एज यू कैन कैरी दैट एंड यू नो देयर इज नो एज शेमिंग। अच्छा, डिक्लेयरिंग योर एज इज़ अ वेरी प्राइवेट मैटर। मुझे ऐसा लगता है कि कई दफ़ा आप क्योंकि पूरी सोसाइटी के माइंडसेट से नहीं लड़ सकते, तो इट्स एन एक्ट ऑफ डिफेंस एज वेल कि वो आप अपने आप को, मेरे ख्याल में अपने दिफा में कि लोग शायद मेरे बारे में क्या सोचने लगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो आप नहीं डिस्क्लोज करते। लेकिन उमेर, जो एक पूरी इंडस्ट्री एंटी एजिंग की साथ साथ चल रही है, डू यू थिंक दैट विमेन एंड मैन ऑल्सो फेस द प्रेशर कि उन्होंने मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजरना है, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स कराने, इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स कराने ताकि उनकी उम्र कम लगे? ये प्रेशर भी है जी, बहुत ज़्यादा अब इसका रुझान नज़र आता है, और मर्दों में तो कम होता था अर्लियर द कॉस्मेटिक प्रेशर या क्या ट्रीटमेंट वो करा सकते थे, लेकिन अब आपको मैन भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नज़र आएंगे। थोड़ी सी बात पहलवेशन है जो कि मैं उस पर आई मीन जस्ट मैं आउटसाइडर हूँ, लेकिन जिस तरह शाहरुख खान भी किसी बाप के रोल में नहीं आएंगे मिसाल के तौर पे, ही इज़ अ मैन, ही इज़ ऑल्सो मैनेजिंग परसेप्शन। तो क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की एक परसेप्शन जिस तरह ब्रांड होते हैं वो खुद भी इंडिविजुअल, इसी तरह हम भी तमाम लोग किसी न किसी सर्कल में फिट इन कर रहे होते हैं और किसी न किसी टेम्पलेट में फ्लो कर रहे होते हैं। अगर वो कॉर्पोरेट इदारों में होते हैं तो वो कॉन्शियस होते हैं कि वो अपना ब्रांड ऐसा बनाएं कि वो ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाए, सीरियसनेस दिखाए, एट द सेम टाइम एज के से मर्द और दोनों यही चाहते हैं कि लोग उनको यंग परसीव करें। आप जनरली कॉम्प्लीमेंट भी यही सुनेंगे कि बड़े यंग, तो पीपल वेरी हैप्पी, और उनके बच्चों को देख के अगर आप कहें कि ये तो आपके बच्चे ही नहीं लगते, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट है, खुश होते हैं। तो दिस इज अगेन रिफ्लेक्टिंग कि हमने इसको इंटरनलाइज किया हुआ है, ये हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है, और इसीलिए हमें ये खुश भी करता है, हमें इसकी तारीफ, वैलिडेशन भी पसंद आती है। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे एक छोटे से ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं और उसके बाद हम ये बात ज़रूर करेंगे कि अगर एज के बारे में जो भी प्रेशर्स हैं उसको हमने इतना इंटरनलाइज किया हुआ है तो उसका एक रुख ये भी निकलता है कि फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ज़िंदगी के, पर्सनल लाइफ के बहुत सारे मामलात में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, बिकॉज यू आर meant to sort of believe that you are in a compromising position। अब आपकी वो अथॉरिटी, वो पावर पोजीशन नहीं रही है। इस पे बात करना बहुत अहम है। एक छोटा सा ब्रेक एंड we'll be right back।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, माशरा आपको ये कहता है कि अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे बेजोड़ रिश्तों के लिए हाँ करने के लिए कहा जाता है, बिकॉज आपकी उम्र 28 की हो गई है, 30 की हो गई है, तो इससे बेहतर क्या मिलेगा? ज़रूरी है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। पलवशा, ये हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। एवरी गर्ल इज़ फीलिंग दिस प्रेशर, और बाकायदा आपको फ्रॉम रिश्ता कराने वाली आंटी टू योर फैमिली, पीपल विल टेल यू दैट। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा सिद्रा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज अक्सर जो बायोडेटास भी आते हैं उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है फ्रॉम द लड़के वाला साइड के एज ब्रैकेट ये होना चाहिए 21 से 25 के बीच। एग्जैक्टली और अगर आप 25.5 की हैं तो सॉरी, यू डोंट, सॉरी नो। अच्छा, अभी जिस एज ग्रुप में मैं हूँ, सो यू नो मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड, तो बड़े मज़े के मुझे किस्से पता चलते हैं। सो वन डे अ फ्रेंड ऑफ माइन was meeting someone और उन्होंने जनाब ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को बोला कि अच्छा आप 30 की हैं, तो आप में ऐसा क्या मसला है कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? तो ये वो यही सोचते हैं कि कॉन्शियस चॉइस नहीं है। आई विश कि उन्होंने जवाब दिया हो कि मैं आप जैसे लोगों को दूर से देखकर भांप जाती हूँ, इसकी वजह से मैं उनको पहले ही फिल्टर आउट कर देती हूँ। जी पलवशा। या सो आई थिंक द थिंग इज़ दैट कि हम एज को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हम ये नहीं देखते कि भाई शी वाज बिजी विद हर करियर, शी वाज स्टडिंग, ओके इतनी पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें की हैं, फैमिली के साथ बंदा बिजी हो जाता है। बट हमारे अंदर एक है कि ये हम औरत को ना एज अ वेजिटेबल, अच्छा, एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट भी है ना, यानी पहले ज़माने की और आज की भी हम जो कहानियाँ सुनते हैं कि जी आप 18-19 साल के हुए तो कोई आपको प्रिंस चार्मिंग मिल जाएगा, आपको सोलमेट आपके 20s में मिलता है, देन यू गेट मैरिड एंड यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तायरा, मुझे लगता है ये कहानियाँ हमारे दिलों में, हमारे जहनों में घर कर गई हैं। हाउ कॉमन इज़ इट फॉर वुमेन और फॉर मैन टू फाइंड ट्रू लव आफ्टर 40? यानी 40 की उम्र के बाद सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकती? मिल सकती है सच्ची मोहब्बत, तो किसी भी स्टेज के ऊपर मिल सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली जो एक बात है ना सिद्रा, जो सोशल लर्निंग है हमारी, हाँ। ये मैं कहती हूँ इतना बड़ा कल्प्रिट है ना कि इसने इंसान की जिंदगी को, मर्द और औरत दोनों की जिंदगी को बहुत ही ज्यादा तंग किया हुआ है। एक्चुअली सोशल लर्निंग है, इसको हमें रीशेप में समझती हूँ करने की जरूरत है। और सच्ची मोहब्बत जो, मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि उनकी दूसरी शादी हो जाती है, तीसरी शादी में उनको जाके जो सच्ची मोहब्बत वो कहते हैं कि होने लगी है। हाँ, लेकिन वो सच्ची मोहब्बत बड़ी अजीब सी होती है ना। खुद हजरत होते हैं 55 साल के और उनको 25 साल की लड़की से सच्ची मोहब्बत मिलती है। अगेन नॉट एज शेमिंग एवरीवन, लेकिन वही बात आ जाती है कि मर्दों के लिए शायद ये रास्ते खुले हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, समाज माशरा उनको एक्सेप्ट करता है, ख़वातीन के लिए नहीं। उमैर, आप क्या कहोगे व्हेन इट कम्स टू यू नो मेन एंड विमेन? जैसे ख़वातीन के लिए ना मुझे लगता है सबसे बड़ा भूत इज़ एज नंबर 30 एक ऐसा एज का हिस्सा है जिसमें उनको डराया जाता है कि उससे पहले तक आपने शादी भी कर लेनी है, आपका घर भी बस जाए, आपके बच्चे भी हो जाएं, आप हैप्पीली मैरिड एंड हैप्पीली एवर आफ्टर की कैटेगरी में आ जाएं। मर्दों के लिए वो कौन सी एज होती है जिस वक्त उनकी अलार्म बेल्स बजती हैं? आई थिंक 40 जो है वो थोड़ा हिट करती है बहुत स्ट्रांगली, और एक माइलस्टोन है मर्दों की जिंदगी में। आई वुड से रिलीजियस कॉनोटेशंस भी हैं, और कहते हैं 40 तक पुख्ती की जाती है, बस अब जो आप हैं वही रह जाएंगे। तो आई थिंक रन अप टू 40 मर्दों के लिए एक मेंटल बहुत बड़ा बैरियर होता है। उसके अलावा 30 भी उतना ही होता है, लड़कियों के मुकाबले में कम होता है, लेकिन माइलस्टोन तो होता है। इट फील्स व्हेन यू आर 30। अच्छा, लेकिन फिर मर्दों के लिए बताते हैं कि जब उनके अपने बच्चे बड़े होते हैं, वो दिखते हैं, वो 5 साल का हो गया, तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा दोनों को फील होता है कि अब वो एक सर्टन एज पे पहुंच गए और उन्हें सर्टन अंदाज में जिंदगी गुजारनी चाहिए। मगर उमैर, मर्दों के लिए आपने अभी 40 का जिक्र किया, फिर मर्दों के लिए क्यों कहा जाता है नॉटी एट 40? उस वक्त वो दोबारा एक यू नो टीनेज 2.0 क्यों सवार हो जाता है, जिसमें वो कहते हैं जी हमें हैवी बाइक भी लेनी है और हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और हमें लेदर जैकेट्स लेनी है ना। अगेन थोड़ा सा जनरलाइज कर रही हूँ, लेकिन बहरहाल हम ये सब देखते हैं अपने इर्द गिर्द। आई थिंक ये जो 40 वाली जो आप जो बात कर रही हैं, मैं उसको 40 से आई मीन कहते हैं ग्लोबली, बट आई थिंक हमारे कल्चर में ये टाइम उस वक्त आता है जब आप जो है वो एक मिड लाइफ पे पहुंचते हैं और एक क्राइसिस पे पहुंचते हैं कि अच्छा मैं किस लिए जी रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी करना शुरू करते हैं और अपना इमेज थोड़ा सा दिखाना शुरू करते हैं। आई वुड कॉल इट अ रन अप टू 40। बट यू आर राइट। मैं इस पे ये भी सवाल पूछना चाहूंगा कि एक 70 साल के मर्द और एक 25 साल की लड़की पे भी इतना क्यों है हमारे दिमाग? You know that other way around is also true. Because I will tell you my response to it.
उमैर, उस पर मेरा एक पर्सनल रिस्पॉन्स है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक 70 साल के इंसान की यकीनन दुनिया में तजुर्बे, एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर कहीं ज़्यादा होता है। ऑन दी अदर हैंड, एक 25 साल की खातून अगर है या एक लड़की है, उसने भी दुनिया में बहुत कुछ नहीं देखा, उसकी कहीं ना कहीं कोई एहसास कमतरी है। शी इज़ प्रॉबली लुकिंग फॉर समबडी टू सपोर्ट हर, टू बी नाइस टू हर, यानी वो तमाम चीज़ें जो शायद बचपन में रह गई हैं। यानी अगेन हो सकता है मैं जनरलाइज कर रही हूँ, लेकिन एक 25 साल की खातून और एक 70 साल के मर्द में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस की कॉमनैलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिस कैन बी अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस और समथिंग व्हिच इज मिसिंग इन देयर लाइव्स। आपको नहीं लगता? बिल्कुल होगा, जरूर आपकी नीड्स पे ही आप चल रहे होते हैं। अगर कोई ये फैसला करता है कि मैंने ओल्ड एज जिस तरह कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि उनको एक सर्टन एज का बंदा, इसी तरह मैंने उल्टा भी देखा है, रिवर्स भी होता है जैसा कि यंग बॉयज एंड दे गेट मैरिड टू 40-year-olds, डिवोर्स विद चिल्ड्रन, दैट्स आल्सो, मतलब ये भी अब हम देखते हैं हमारे माशरे में होता है। तो अगर कुछ लोग ये फैसला करते हैं कि वो जितना चले और अपनी जी जान लगाना, अच्छा, आपकी बात से एक बात पिक करती हूँ, बिल्कुल सही, आपकी बात से एक बात पिक करती हूँ। मैंने अभी कल एक पोस्टर देखा, गोल्डन गर्ल्स, वन ऑफ द लीड लेडीज वाज 52, तो उन्होंने कहा 1980s में ये 52 होता था। फिर उसके साथ ही उन्होंने जेनिफर लोपेज की तस्वीर लगाई थी कि 2022 में ये 52 होता है, वेरी ग्लैमरस। मुझे अच्छी तरह याद है, आई एम नॉट किडिंग, के अ लॉट ऑफ फैशन मैगजीन, वैनिटी फेयर में मैंने पढ़ा था बैक इन 2001 या 2002, तो वो लोगों को एडवाइस दे रहे होते थे, खासतौर पर ख़वातीन को, कि अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है तो आप मिनी स्कर्ट्स ना पहने, वेस्ट के हवाले से, कि नाउ इट्स नॉट एज अप्रोप्रिएट। तुम्हें क्या लगता है पलवशा, दिस एज अप्रोप्रिएटनेस, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी स्ट्रेच हुई है? तायरा जी, हमारे माशरे में नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ अभी भी अगर कोई खातून 30 साल की है, 32 साल की है, उसने अगर रेड लिपस्टिक भी लगा ली है तो उसको लोग कहते हैं बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इस पे आप क्या कहेंगी तायरा जी? बिल्कुल ऐसा है। बेसिकली मैं ये समझती हूँ इसके लिए सिद्रा ज़रूरत, जैसे हमें भी इन टैबूज को ब्रेक करने की ही ज़रूरत है। जैसे अभी उमैर बता रहे थे कि ये किसी हद तक ये अब बेहतर हुआ भी है, इसमें थोड़ी सी स्लाइटली जो है ना चेंज आया। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल एक पूछा था कि क्या वो जो 30 का ब्रैकेट है वो आदमी के लिए भी उतना ही प्रेशर क्रिएटिंग है, तो आई हैव सीन मेन एज वेल जिनके लिए 30 वाली एज जो है ना वो बिल्कुल वैसे ही, बिकॉज उसमें उनको भी लगता है शादी हो जानी चाहिए, शादी हो जानी चाहिए, यानी शादी इज समथिंग विच नीड्स टू बी हैपन बिफोर 30, और यानी 30 तक आपको ये प्रेशर है लड़के के ऊपर भी और लड़की दोनों के ऊपर है। क्योंकि मैं देखती हूँ अपने क्लिनिक के ऊपर इस तरह की बहुत सारी चीजें, तो मैं आई कैन टेल यू कि ये बहुत बड़ा एक प्रेशर है दोनों। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ये सोसाइटी का रिजेक्शन लगता है कि अगर लोगों की 30 साल तक की उम्र तक शादी नहीं हुई है पलवशा, तो इट फील्स अ लॉट ऑफ पीपल गेट इनटू दैट टर्मोइल कि एम आई नॉट गुड इनफ, बिकॉज जो भी आपने तरीके अपनाए होते हैं, अगर आपकी खुद किसी से अंडरस्टैंडिंग हुई है, बात शादी तक नहीं पहुंच रही, अगर आपके अरेंज मैरिज रिश्ते आ रहे हैं, बात शादी तक नहीं पहुंच रही, तो द पर्सन इज फीलिंग वेरी बर्डन्ड। अच्छा, मैंने ये नोटिस किया है कि द पर्सन हिम और हर सेल्फ जो इस जर्नी पे होते हैं, उनको इतना बुरा नहीं फील होता जितना सराउंडिंग के लोगों को बुरा फील होता है। मगर अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो सेल्फ अवेयर हैं, ठीक है, और आप रिलाई नहीं करते दूसरों के ओपिनियंस पे बहुत ज़्यादा, तो आपकी लाइफ बहुत सुकून से गुजर सकती है। एंड जैसे उमैर ने भी डिस्कस किया, यस आई हैव आल्सो कम अक्रॉस अ फ्यू केसेस वेयर जो लड़के हैं दे वांट टू गेट मैरिड टू अ मैच्योर वुमन, बिकॉज मगर उनका भी थोड़ा नेगेटिव कॉनिटेशन ही अटैच होता है कि नहीं यार सेम एज है, हमसे छोटी होगी, बहुत इमेच्योर होगी, ये होगा वो होगा, बड़ी लड़की से करेंगे, घर संभाल लेगी, शी विल बी मोर काम, उसका डिमीनर भी अच्छा होगा। तो एंड सम मेन आर लाइक कि नहीं। अच्छा, वैसे आई हैव नोटिस के मेन अराउंड द एज ऑफ 30 उनको शादी हो सकता है फैमिली की तरफ से अगर प्रेशर हो, आई थिंक देयर इज ग्रेटर प्रेशर फॉर देम टू फाइंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बहुत सारे मर्द इसको एक माइलस्टोन लेते हैं कि 30 से 35 की उम्र तक उनको शायद किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, उनकी सेविंग्स होनी चाहिए, अपने करियर में अच्छे पॉइंट पे पहुंच जाएं। कई लोग तो अपनी अंडरस्टैंडिंग, और अगर उनकी फॉर एग्जांपल मंगनी हुई है, शादी हुई है, बैक सीट पे होती है पर्सनल लाइफ, एम्बिशन पहले ड्राइव कर रहा होता है। मैं डू यू थिंक दैट इज चेंजिंग फॉर मेन? आई थिंक फॉर it has been this way for men and it will stay this way for men, that they are because उनका एक default role है कि वो caretakers हैं, providers हैं घर के, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स अपने सॉर्ट करने होते हैं। और आज के दौर में दोनों बॉयज गर्ल्स की अपनी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, फ्रॉम द शादी टू द लाइफ अहेड, सर्टन लाइफस्टाइल है, तो उसके लिए दोनों के ऊपर ये प्रेशर बिल्ड हुआ है। अब लड़कियां भी प्रेशर लेती हैं, आई वुड लाइक टू ऐड हियर,
that they also want to get somewhere by a certain age before they get married. They want to have achieved certain milestones. So I think there is nothing wrong with it. Priorities आपकी लाइफ में चेंज होती हैं, और अगर for certain years आपका करियर प्रायोरिटी लेता है जिसमें आप फुल स्कीम अपने आप को लगा के अपने आप को इस मकाम पे पहुंचा देते हैं कि लाइफ अहेड विल बी ईजियर, देन व्हाई नॉट। बिल्कुल सही। आई थिंक कि जो आज की गुफ्तगू से मैं गैदर कर पाई हूँ कि देखें हर एक की जर्नी एक जैसी नहीं होगी। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी 20 से 30 के बीच में शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाएं, फिर उसके बाद वो अपने फाइनेंसेस पे तवज्जो दे दें। एवरी जर्नी इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। और अगर आप ज़िंदगी के कई एक्सपीरियंसेस से इसलिए आँख चुरा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपको एज का ताना देगा, तो आई थिंक यू रियली नीड टू री थिंक योर प्रायोरिटीज़। आज अगर आपको मिसाल के तौर पर 25-30 साल की उम्र तक बाहर जाके पढ़ने का मौका नहीं मिला, उस वक्त आपके माली हालात बहुत मुख्तलिफ थे, आज आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज़, everything is possible and definitely life is all about living itself to the maximum। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिरा, पलवशा और उमैर मौजूद थे। It was a very interesting discussion। I think we need more of such conversations ताकि एटलीस्ट हमारा भी जहन खुले। कई दफ़ा हमारे अपने अनकॉन्शियस बायस होते हैं, हम किसी दुल्हन को स्टेज पे बैठा हुआ देख रहे होते हैं और हम कहीं ना कहीं अंदाजे लगा रहे होते हैं कि ये देखो दूल्हे से बड़ी लग रही है। आई थिंक वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। आपसे कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।